नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम अपनी इकाई 3 के पहले शिक्षण गद्य शिक्षण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने गद्य शिक्षण से क्या अभिप्राय है, गद्य शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं, गद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये सब पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी गद्य शिक्षण के पाठों को कितने प्रकार से पढ़ाया जाता है या कितने प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस ओर। तो बच्चों, शिक्षण की दृष्टि से जो गद्य के पाठ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार से उनको पढ़ाया जा सकता है। पहला प्रकार है गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन और दूसरा प्रकार है द्रुत पाठ अथवा व्यापक पाठ। ठीक है, पहले में गहन अध्ययन करवाना है, सूक्ष्म अध्ययन कराना है, बारीकी से पढ़ाना है, और दूसरे में क्या करना है, दूसरे में हमने द्रुत का मतलब होता है तेजी से, जल्दी से पढ़ाना, और व्यापक पढ़ाना है। सूक्ष्म नहीं पढ़ाना, व्यापक पढ़ाना है। यानी पहले में सूक्ष्म तो यहाँ पे स्थूल पढ़ाना है। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। तो गहन और सूक्ष्म अध्ययन और द्रुत पाठ अथवा व्यापक अध्ययन में क्या अंतर होता है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम बालक को गद्य के पाठ पढ़ाते हैं तो उसमें से बच्चों कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन चाहते हैं या जिनके लिए बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है। और इसमें गद्य की कौन सी शैली या गद्य की कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे निबंध। अगर बालक को निबंध या फिर निबंधात्मक शैली में लिखा गया कोई पाठ पढ़ाना है तो वहाँ पे आप बालक को गहन अथवा सूक्ष्म अध्ययन कराओगे। क्यों कराओगे? क्योंकि आपको पता है निबंधात्मक शैली में लिखी गई बातों को समझना थोड़ा टिपिकल होता है या थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक आप ये कह सकते हो, एक एक वाक्य को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन जब हम बच्चे को कोई कहानी पढ़ाते हैं, किसी की जीवनी पढ़ाते हैं, किसी के आप ये कर लो कि किसी कोई नाटक पढ़ाते हैं, तो वो आसान होता है। उसमें हम क्या करते हैं, द्रुत पाठ पढ़ाते हैं या फिर हम उसको कह सकते हैं व्यापक पाठ पढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगली स्लाइड में इसके बारे में लिखा हुआ है, देखिए मेरे साथ। गद्य के दोनों ही प्रकारों का शिक्षण की दृष्टि से अपना अपना महत्व है। यानी अगर हम सूक्ष्म अध्ययन की बात करें तो सूक्ष्म अध्ययन का अपना महत्व है, और अगर हम द्रुत अथवा व्यापक पाठ की बात करें तो उसका अपना महत्व है। वस्तुतः पाठ की विषय सामग्री भाषा और शैली देखकर शिक्षक निर्णय कर सकता है कि कौन सा पाठ सूक्ष्म है अथवा द्रुत है। गद्य पाठों में कुछ ऐसे पाठ होते हैं जिनका सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन के रूप में निबंध अथवा निबंधात्मक शैली में लिखी रचनाओं का अध्ययन कराया जाता है। मैंने अभी बताया ना आपको वही चीज़ कि गद्य के कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिन्हें सूक्ष्म अध्ययन कराने की या करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो उनको जब पढ़ाया जाता है और उनमें खासकर जैसे निबंध आते हैं या निबंधात्मक शैली में जो लिखी गई रचनाएं होती हैं, जो पाठ होते हैं गद्य के, वो मुख्य रूप से उनको रखा जाता है। और इनका अध्ययन कैसे कराया जाता है, सूक्ष्म और गहन अध्ययन कराया जाता है। तो ये आ गए सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन वाले प्रकारों में। फिर गद्य पाठों में कुछ ऐसे पाठ होते हैं जिनके गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह पाठ सरल होते हैं, इनकी शब्दावली छात्र के लिए परिचित होती है। यानी इसकी जो शब्दावली यानी जो इसके शब्द होते हैं उससे बालक परिचित होते हैं पहले से ही, उनमें कुछ नवीनता नहीं होती, उनके अर्थों को बालक जानते हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी आदि सरल पाठ द्रुत पाठ के रूप में पढ़ाए जाते हैं। अगर द्रुत का आपसे मीनिंग पूछा जाए तो इसका मतलब होता है तेजी से, द्रुत का मतलब। ठीक है, अब देखिए, जब हम कोई हिंदी का या किसी भी लैंग्वेज का कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर उस भाषा के शब्दों का अर्थ हमें पता है
तो हमारे लिए अर्थ समझना कितना आसान हो जाता है, हमारे लिए उस रचना को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर उसमें जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उन शब्दों के क्या अर्थ हैं वो हमें पहले से पता हो। तो इसलिए जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है, ये सब सरल होते हैं, इसलिए इनको द्रुत पाठ या व्यापक पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के दो प्रकार, जिसमें पहला है कौन सा? पहला है हमारा सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन, और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है द्रुत एवं व्यापक पाठ या व्यापक अध्ययन। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे गद्य शिक्षण की विधियों की। तो अब हमने पढ़नी है गद्य शिक्षण की विधियां कि गद्य को किन किन विधियों से हम पढ़ा सकते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे विधियां पे चंद्र बिंदु आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम हिंदी में स्पीक करते हैं तो वो उसको अनुस्वार के रूप में ही लेता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, बाकी इसमें चंद्र बिंदु आएगा विधियां। चलिए अब देखिए, जो हमारा गद्य है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, ये बात मैं भी जानती हूँ और ये बात आपको भी पता है। गद्य शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ना हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, और गद्य शिक्षण के लिए जितनी भी विधियों का विकास हुआ है उनमें से ये प्रमुख है जो हमने पढ़नी है एक एक करके। तो सबसे पहली विधि है बच्चों अर्थबोध विधि। एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, ध्यान से आप इस पे ध्यान से सुनिए, इसको समझिए। अर्थबोध विधि क्या है? इस विधि का दूसरा नाम है उद्बोधन विधि। क्या नाम है इसका दूसरा? उद्बोधन विधि। और इसे उद्बोधन विधि कहा जाता है। ऐसा परीक्षा में, कॉम्पिटिशन्स में एक प्रश्न भी आ चुका है कि अर्थबोध विधि का दूसरा नाम कौन सा है? तो उद्बोधन विधि है इसका दूसरा नाम। ये सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियों में ये प्रश्न पूछा गया था करीबन 2014-15 के आसपास मान लो। ठीक है, आज से 5-6 साल पहले एक परीक्षा में आया था ये और तभी से मैं जब भी इसको पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि पहले पूछा गया है। तो अर्थबोध विधि का दूसरा नाम है उद्बोधन विधि। अब ये विधि क्या है? परंपरागत विधि है। अगर हम इसकी प्रकृति को देखें तो अर्थबोध विधि एक परंपरागत विधि है। इस विधि में शिक्षक क्या करता है? देखो नाम में क्या है? अर्थबोध विधि, यानी अर्थ का बोध कराना। इस विधि में शिक्षक कठिन शब्दों के अर्थ बतलाकर विभिन्न प्रविधियों की सहायता से छात्र को उद्बोधित करता है। उद्बोधित करना मतलब किसी को कुछ बोध कराना, बोध की ओर अग्रसर करना, यानी उसमें उत्तेजना पैदा करता है कि वो सीखने के लिए या अधिगम के लिए तैयार हो। तो इसके लिए वो क्या करता है कि गद्य पाठ को पढ़ाते हुए इस विधि का जब वो प्रयोग करता है तो जितने भी कठिन शब्द आए हैं पाठ में उनका अर्थ बताता है, जैसा कि शायद आपके स्कूल में भी आपके टीचर ने किया होगा। हमें पाठ पढ़ाया जाता था और फिर शब्दों के अर्थ भी बताए जाते थे कि शब्द का ये अर्थ है। इस विधि में सभी कार्य शिक्षक को ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सारे काम किसको करने हैं? शिक्षक को करने हैं। बालक क्या है या विद्यार्थी क्या है? वो निष्क्रिय हैं। सभी काम शिक्षक को करने पड़ते हैं, छात्र या विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। और यह विधि जो अर्थबोध विधि है ना, ये पूरी तरह से अमनोवैज्ञानिक है। अच्छा, अमनोवैज्ञानिक है तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि इसमें छात्रों को अपने आप से स्वयं कोई सोचने विचारने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। छात्रों में ना तो छात्र पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास कर सकते हैं अपने आप में, ठीक है, और ना ही अपने विचारों को वहाँ पे क्लास में प्रकट कर सकते हैं। तो ना तो अभिव्यक्ति का गुण आता है और ना ही अर्थ ग्रहण हो पाता है। तो दोनों ही चीज़ें बच्चे के लिए प्रॉब्लम बन के, समस्या बन के सामने आ जाती हैं। तो इसलिए इस विधि को कहा जाता है अमनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि यह विधि बच्चे को स्वयं अपने आप से सोचने विचारने का, समझने का अवसर प्रदान नहीं करती है। इसलिए इस विधि से अगर हम
बच्चे को गद्य के पाठ पढ़ाते हैं, तो जो गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं ना, जो हमने एक क्लास लगा के पूरी क्लास में पढ़े थे कि गद्य शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव है अर्थबोध विधि से। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य बातें इस विधि के बारे में थी जो मैंने आपको बता दी। क्या पता चला आपको कि इसमें शिक्षक क्या करता है? एक बार समरी कर देते हैं इसकी। इसमें शिक्षक क्या करता है? कठिन शब्दों के बच्चे को अर्थ बताता है। इस विधि का दूसरा नाम क्या है? उद्बोधन विधि। इस विधि में सभी कार्य कौन करता है? शिक्षक। छात्र क्या रहते हैं? निष्क्रिय। यह विधि अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है अमनोवैज्ञानिक? क्योंकि इसमें छात्र को स्वयं सोचने समझने का कोई अवसर नहीं मिलता, और इस विधि से गद्य पाठों के या गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना असंभव है। तो ये हो गई अर्थबोध विधि। अब बच्चों हम दूसरी विधि की बात करते हैं जो है व्याख्या विधि। अब व्याख्या जो विधि है वो अर्थबोध विधि का ही विकसित रूप है। एक तो ये समझ लो, व्याख्या विधि अर्थबोध विधि का ही विकसित रूप है। उसमें और विकास हुआ तो हमारे पास नई विधि आई व्याख्या विधि। इस शिक्षण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है उच्च कक्षाओं के शिक्षण में। ठीक है, व्याख्या विधि का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? उच्च शिक्षण कक्षाओं या उच्च कक्षाओं के शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इस विधि का जो उद्देश्य होता है वो होता है मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, आलोचना करना, समालोचना करना। और इसमें बच्चों को मौका दिया जाता है कि बच्चे भी अपना विचार प्रकट करें। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अर्थबोध विधि को ही जब विस्तृत किया गया तो कौन सी विधि आई? व्याख्या विधि आई। अब व्याख्या विधि क्या करते हैं? व्याख्या विधि के द्वारा उच्च कक्षाओं को पढ़ाया जाता है इस विधि से। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है बच्चे में मूल्यांकन, समीक्षा, आलोचना, समालोचना की शक्ति विकसित करना। और इसमें बच्चे को अपने विचार अभिव्यक्ति करने की भी पूरी स्वतंत्रता होती है। इस विधि में अध्यापक क्या करता है? अध्यापक मौखिक पठन के उपरांत पहले मौखिक पठन करेगा। बात समझ रहे हो? यानी उस पाठ का मौखिक पठन करेगा और फिर कठिन शब्दों का अर्थ और फिर जो गद्यांश है उसका भी अनुवाद करेगा और फिर शब्दों और भावों की व्याख्या करेगा। देखो कितनी बड़ी बात है। क्या कर रहा है? पहले सारा एक साथ पढ़ रहा है, मौखिक पठन कर रहा है, फिर उसके बाद जितने भी कठिन शब्द उस गद्यांश में या पूरे पाठ में आए हैं उनको बता रहा है, और पाठ को बताते बताते पूरी लाइन टू लाइन शब्दों और भावों की व्याख्या कर रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे बच्चों के सामने जो गद्य के अंतर्गत आपको पता ही है भाव पक्ष और कला पक्ष होता है। सरलार्थ करते हैं अपने किसी गद्यांश का पद्यांश का सरलार्थ किया जाता है और इसकी व्याख्या की जाती है ना, गद्यांश की भी व्याख्या की जाती है। आपके बीए एमए में आपने देखा है गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चा इस भाव से पढ़ता है, इस तरीके से इस व्याख्या विधि से पढ़ता है, तो बच्चे को भाव पक्ष की भी और कला पक्ष की भी, दोनों की ही नॉलेज, दोनों का ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भाव पक्ष क्या होता है? जब हम जो हमें पंक्तियां दी गई हैं, पद्यांश दिया गया है, उसको लाइन टू लाइन उसका जो भावार्थ करते हैं उसको भाव पक्ष कहते हैं। और कला पक्ष में उसकी भाषा, उसके रस, उसके गुण, उसके अलंकार, छंद, ये देखा जाता है। तो बच्चे को दोनों का ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है एक ही साथ। अब अगर हम इस विधि का सही प्रयोग करें ना, तो यह विधि बहुत अच्छी है अगर इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो। और इसके लिए जो शिक्षक है वो पूरी तरह से तैयारी करके आए, यानी वो अच्छे से पाठ को पढ़ के आए, कठिन शब्दों के अर्थ को जाने, फिर जो गद्यांश है, पद्यांश है जिसकी उसको ने व्याख्या करनी है, तो उसको पूरी तरह से एकदम सही सही व्याख्या उसकी पता हो। तो अगर शिक्षक पूरी तरह से मेहनत करे और छात्रों का सहयोग मिले तो यह एक अच्छी विधि साबित हो सकती है। तो ये है हमारी व्याख्या विधि। अब हम बढ़ते हैं तीसरी विधि की ओर, जो है प्रश्नोत्तर विधि। तो तीसरी विधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न प्लस उत्तर से ये प्रश्नोत्तर बना है, हम सभी जानते हैं।
अब ये प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? तो इस विधि का सुकरात विधि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, इसलिए इस विधि का दूसरा नाम सुकरात विधि। जिस तरह से अर्थबोध विधि का दूसरा नाम है उद्बोधन विधि, उसी तरह से प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा नाम है सुकरात विधि। अब इस विधि का मानना क्या है? ये विधि कहती है, ये विधि क्या कहती है? ये विधि कहती है कि संपूर्ण विश्व का ज्ञान बालक में समाहित है। पूरे विश्व का ज्ञान बालक में समाहित है। अध्यापक क्या करे? अध्यापक बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों से प्रश्न पूछे और फिर उन्हें नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर करे। ठीक है, ऐसा करे इस विधि के अनुसार। तो इसमें छात्रों को प्रश्न को सुन करके स्वयं सोचने, उत्तर देने का अवसर प्रदान होता है या मिलता है, और इसमें जो छात्र हैं वो पूरी तरह से सक्रिय भी रहते हैं, क्योंकि प्रश्न सुनने पर या प्रश्न पूछने पर उनको उत्तर देना है, तो इसके लिए उसको क्या रहना पड़ेगा? छात्र को सक्रिय रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर प्रश्न नहीं सुनेगा तो उत्तर कैसे देगा? तो इसमें छात्र पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। माध्यमिक स्तर पर गद्य की शिक्षा के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। जिस तरह से व्याख्या विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए किया जाता है, उसी तरह से माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए यह विधि जो प्रश्नोत्तर विधि है वो बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि के संपादन में अनेक प्रविधियों की सहायता ली जाती है। अब प्रश्नोत्तर विधि के संपादन में बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स हैं, उनका सहारा लिया जाता है। अब ये टेक्निक्स कौन सी हैं, जरा इनको समझ लो। आपको हम माइक्रो टीचिंग में प्रश्नोत्तर कौशल कराते हैं, यानी प्रश्न कौशल कराते हैं, स्किल कराते हैं हम आपको क्वेश्चनिंग स्किल। वो क्वेश्चनिंग स्किल आपको क्या सिखाती है? प्रश्न कौशल क्या सिखाता है कि प्रश्नों को पूछने का सही तरीका होना चाहिए। फिर बच्चे को प्रश्न का उत्तर नहीं भी आए, या कक्षा के सारे बच्चों को अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आए, तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, बहुत सारी प्रविधियां हैं। टेक्निक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रविधियां। तो विधियों को यूज़ करने में प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रश्न कौशल क्या कहता है? बच्चे से उत्तर निकलवाने के लिए अनुबोधन दो, जिसमें हम उसको ऑप्शन दे देते हैं। पुनर्केंद्रण विधि का प्रयोग करो। इसके अलावा पुनर्निर्देशन का प्रयोग कर सकते हो। समीक्षात्मक अभिजात अभिवृद्धि है ना, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी आपके पास टेक्निक्स हैं, बहुत सारी प्रविधियां हैं प्रश्न पूछने की और प्रश्नों के उत्तर निकलवाने की। तो जब प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है तो इन टेक्निक्स को भी साथ में ही लेकर के चला जाता है। इन टेक्निक्स का, इन प्रविधियों का, जो प्रश्न कौशल के जो घटक हैं उनको ध्यान में रख करके फिर ही बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उत्तर न आने पर उत्तर निकलवाने के लिए इन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और इसमें एक काम और किया जाता है, इसमें शिक्षण कराते समय शिक्षण सहायक सामग्री जो टीचिंग एड्स होती है ना, उनका प्रयोग किया जाता है। तो टीचिंग एड्स का भी प्रयोग करना है, और प्रश्नों के उत्तर निकलवाने के लिए जो प्रश्न निकलवाने की जो टेक्निक्स हैं उनका भी प्रयोग करना है। तो इस तरह से इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है, जो कि है प्रश्नोत्तर विधि। अब हमारी जो अगली विधि है और अंतिम विधि है वो होती है समीक्षा विधि। अब ये समीक्षा विधि किस तरह से गद्य के पाठों को पढ़ाने में प्रयोग में लाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। इस विधि में पाठ्य वस्तु का शिक्षण करा करके फिर भाषाई तत्वों के आधार पर जो भी बच्चे को पढ़ाया गया है उसके गुण दोषों की समीक्षा की जाती है। अब मैं सबसे पहले तो आपको इस शब्द पर लेकर के आऊँगी, समीक्षा शब्द। समीक्षा शब्द का जरा आप संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका संधि विच्छेद होता है सम धन इक्षा। सम का मतलब समान रूप से, इक्षा का मतलब देखना, समान रूप से देखना। देखो, जब किसी रचना को या किसी भी वस्तु को आप समान रूप से देखोगे तो दो चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक तो उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी,
और एक उसकी बुरी बुरी चीज़ें दिखाई देंगी, यानी गुण भी दिखाई देंगे और दोष भी दिखाई देंगे। तो इसका मतलब समीक्षा शब्द का अर्थ क्या हुआ? किसी रचना या किसी वस्तु के गुण दोषों को देखना समीक्षा हुआ। और समीक्षा विधि के रूप में जब ये प्रयोग में लाई जाती है तब इसको कैसे प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बालक क्या करता है? इसमें बालक अपना जो उसका पाठ है उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है और फिर बच्चों से उसके गुण दोषों के बारे में पूछता है, उससे बच्चों की समीक्षा करवाता है, यानी जो रचना है उसकी समीक्षा करवाता है बच्चों से। ठीक है। अब और इससे भी पहले क्या करेगा? ऐसे नहीं कि सीधा क्लास में गया और बच्चों को पाठ दे दिया कि ये लो पकड़ो, चलो बताओ इसमें क्या अच्छा है और क्या नहीं। नहीं, पहले पाठ पढ़ाएगा। तो इसमें अध्यापक छात्रों को जो उनका पाठ है उसके भाव स्पष्ट करेगा, उसको अच्छे से पढ़ाएगा और पढ़ाने के बाद बच्चों को कहेगा कि अब आप इसकी समीक्षा कीजिए। क्योंकि बच्चों को जब तक रचना समझ ही नहीं आएगी, बच्चे जब तक अर्थ ग्रहण करेंगे ही नहीं, तब तक बच्चों को कैसे पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या गुण है और क्या दोष है ना? कौन सा सकारात्मक पक्ष है, कौन सा नकारात्मक पक्ष है, ये तो तब भी पता चलेगा ना जब बच्चे इसको एक बार पढ़ चुके होंगे पाठ को। तो बच्चे क्या करेंगे? पहले पाठ को पढ़ेंगे, अध्यापक पढ़ाएगा उन्हें, पूरी तरह से भाव बताएगा, अर्थ बताएगा, व्याख्या करेगी पाठ की, और उसके बाद बच्चों को कहेगा उसकी समीक्षा करने के लिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि बच्चों में एक तो स्वाध्याय की आदत आएगी, दूसरा बच्चे सक्रिय रहेंगे। जब अध्यापक पाठ पढ़ाएगा तो बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे, यानी श्रवण करेंगे और फिर अर्थबोध भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक अर्थ ग्रहण होगा नहीं, और जब तक सुन करके अर्थ ग्रहण नहीं होगा या पढ़कर अर्थ ग्रहण नहीं होगा तब तक फिर समीक्षा कर ही नहीं पाएंगे। और समीक्षा नहीं करेंगे तो ये तो काम है उनका, शिक्षक ने सौंपा है कि पाठ पढ़ाने के बाद समीक्षा होनी ज़रूरी है। तो इस तरीके का या इस विधि का प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ बताओ कि क्या छोटे बच्चे इस विधि से पढ़ सकते हैं? समीक्षा विधि से नहीं, छोटे बच्चे इससे नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये विधि अच्छी नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि इस विधि का प्रयोग उच्च माध्यमिक कक्षाओं में ही कराया जाता है। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग कहाँ पे होगा? उच्च माध्यमिक कक्षाओं में होगा। और बच्चों आपके जितने भी यहाँ पे 6 प्रकार की आप पढ़ोगे शिक्षण, जैसे आप यहाँ पे गद्य शिक्षण पढ़ रहे हो, इसके बाद पद्य शिक्षण पढ़ोगे, रचना शिक्षण पढ़ोगे, निबंध के बारे में पढ़ोगे, फिर उसके बाद आपके इसके अलावा कहानी शिक्षण है उसको पढ़ोगे, नाटक शिक्षण पढ़ोगे। देखो ये सारे के सारे जो शिक्षण आपके लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, ये आपके जब आप हिंदी के अंतर्गत पेपर देंगे, कौन सा, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, रीट का, तो वहाँ पे ये सारी शिक्षण विधियाँ आपके काम आएंगी। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सी विधि उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। तो अगर हमने पढ़ा होगा तभी तो हम वहाँ पे उत्तर दे पाएंगे कि कौन सी उपयोगी है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए। या फिर ऐसा आ जाता है कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। और यहाँ पे हमने ये जो 4 विधियाँ पढ़ी हैं, इसमें से अभी मैं लास्ट वाली विधि आपको पढ़ा रही हूँ, जिसके अंतर्गत क्या बात आती है कि बच्चे इसमें सक्रिय रहते हैं, और दूसरी बात उच्च माध्यमिक कक्षाओं को इस विधि से पढ़ाया जाता है। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसके फ़ायदे हैं कि बच्चों में इससे स्वाध्याय की आदत विकसित होती है और सक्रिय रहते हैं वो। ठीक है, ये विधि भी मैंने बता दी। तो अभी मैंने आपको जो भी विधियाँ बताई हैं उसमें से मैंने आपको बताया है व्याख्या विधि भी उच्च कक्षाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, और इसके साथ समीक्षा विधि भी उच्च कक्षाओं में, और समीक्षा तो खास करके उच्च माध्यमिक की बात करूँगी मैं। ठीक है, व्याख्या विधि तो फिर भी उच्च कक्षाओं का मतलब हम यहाँ पे 9th से 12th तक की क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं समीक्षा विधि की बात करूँ ना बच्चों, तो ये केवल 11th 12th के ही लिए ही उपयोगी है। और अगर बात करूँ प्रश्नोत्तर की या अर्थबोध की, तो ये जो अर्थबोध विधि है वो अर्थबोध विधि तो देखो साइड पे ही रख दो, ये तो किसी भी लेवल से अच्छी नहीं है। ठीक है, ये नहीं है सही। और अगर हम बात करें प्रश्नोत्तर विधि की, तो प्रश्नोत्तर विधि अच्छी है, लेकिन ये भी माध्यमिक स्तर के लिए ही है। तो 3 विधियां मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें से जो सबसे अच्छी विधि है उसको मैंने व्याख्या विधि बताया था।
तो प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षात्मक विधि, प्रश्नोत्तर माध्यमिक के लिए, समीक्षात्मक 11th-12th के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए। व्याख्या विधि को उच्च कक्षाओं में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन फिर भी इसका किसी न किसी हद तक अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पढ़ लिया गद्य शिक्षण की विधियाँ। और इसके साथ ही बच्चों गद्य शिक्षण जो टॉपिक है वो भी ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, आज हमने पढ़ लिया। अब अगली कक्षा में हमने पढ़ना है पद्य शिक्षण के बारे में। तो अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।